Hello friends, welcome you all back to my YouTube channel. My name is Pooja Sharma and today we are starting with GST registration chapter, and in this chapter we are taking section 22 to 30 and इस चैप्टर में इस एक वीडियो में हम जो सेक्शन कवर करने वाले हैं दैट इज सेक्शन 22 दैट इज पर्सन्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन. So first point is threshold limit for registration. So firstly, every supplier of goods or services or both is required to obtain registration. कोई भी सप्लायर जो कि गुड्स और सर्विसेज में डील कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा. सेकेंडली, इन द स्टेट और द यूनियन टेरिटरी फ्रॉम वेयर ही मेक्स अ टैक्सेबल सप्लाई, उस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा जहाँ से वो टैक्सेबल सप्लाई को कर रहा है. थर्डली, इफ़ हिज एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स द स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड लिमिट, अगर वो एग्रीगेट थ्रेशोल्ड लिमिट जो है उसको एक्सीड कर देता है तब उसको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपल्सरी होगा. तो एग्रीगेट टर्नओवर का मीनिंग क्या है, तो ये हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट पॉइंट में. सो एग्रीगेट टर्नओवर विल इंक्लूड, कुछ चीज़ें इंक्लूड करेगा और कुछ चीज़ें वो एक्सक्लूड करेगा. तो जब भी हम एग्रीगेट टर्नओवर देख रहे हैं कि हमारा टैक्सेबल जो एक लिमिट है उससे एक्सीड कर रहा है या नहीं कर रहा है हमारी टर्नओवर, तो हम चेक करेंगे. उसको चेक करने के लिए हम ये चीज़ें देखेंगे कि सबसे पहले इंक्लूड क्या करेंगे. सो वैल्यू ऑफ ऑल आउटवर्ड सप्लाईज, जिसमें इंक्लूड होंगे टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जेम्प्ट सप्लाईज, एक्सपोर्ट्स, इंटरस्टेट सप्लाईज ऑफ पर्सन हैविंग सेम पैन बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस. सो एक स्टेट में एक सेम ब्रांच है दूसरी स्टेट में एक पर्सन की, और वो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में कुछ सप्लाई कर रहा है. सो इन दैट केस वो जो सप्लाई की जाएगी उसको भी टैक्सेबल एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड किया जाएगा. यहाँ पर पैन जो है एक पर्सन का वो सेम है बट उसकी ब्रांच डिफरेंट हो रही है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में. फाइन. सो अब क्या क्या एग्रीगेट टर्नओवर इनमें एक्सक्लूड होगा. सो दैट इज CGST, SGST, UTGST, IGST, कॉम्पनसेशन सेस and value of inward supplies on which tax is payable under reverse charge. So कोई भी वैल्यू होगी जिसमें जो कि टैक्स पे किया गया है अंडर रिवर्स चार्ज के. फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स है एंड मिस्टर वाई कोई है और मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स को सप्लाई करा है. ठीक है. अब मिस्टर एक्स जो होगा वो अपने इनवर्ड सप्लाईज जो उसने की है, मतलब उसने जो परचेजेस करे हैं, इस केस में उसको टैक्स पे करना पड़ रहा है रिवर्स चार्ज के अंडर. अब रिवर्स चार्ज के अंडर क्या होता है कि रेसिपिएंट जो होगा ही इज़ लायबल टू पे टैक्स. सो इस केस में ये जो सेल होगी जो कि ये हम जो मिस्टर एक्स ने पे करी है, सो इस केस में उसने ये परचेज किया है ना कि उसने ये सेल किया है. सो इन दैट केस ये मिस्टर एक्स की टर्नओवर में इंक्लूड नहीं होगी. जैसे कि आप पॉइंट ए में पढ़ेंगे, एग्रीगेट टर्नओवर टू एक्सक्लूड इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज. फाइन. सो देयर इज़ अ बबल, देखिए इसमें लिखा है आउटवर्ड सप्लाईज टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज वुड बी कंटिन्यू टू बी पार्ट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द सप्लायर ऑफ सच सप्लाईज. अगर कोई ऐसा सप्लायर है जैसे कि मिस्टर वाई, सेम एग्जांपल हम लेते हैं, मिस्टर वाई ने सप्लाई किया था मिस्टर एक्स को और मिस्टर एक्स को रिवर्स चार्ज के अंडर पे करना पड़ रहा था GST, बट अब यहाँ पे GST जो पे किया है मिस्टर एक्स ने किया है, बट ये जो एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड होगा ये सप्लाई वो किसके में होगा, मिस्टर वाई की सप्लाई में. सो एग्रीगेट टर्नओवर. Now there is example for point A. Raghuveer Private Limited pay GST on sitting fees paid to its director for services rendered by them under reverse charge. So value of services provided by the directors to Raghuveer Private Limited will form part of the aggregate turnover of the directors and not of Raghuveer Private Limited. So fine. तो जो रिवर्स चार्ज के अंडर जिसको रेसिपिएंट को पे करना पड़ रहा है वो रिवर्स रेसिपिएंट के टर्नओवर में इंक्लूड नहीं होगा. इट विल बी इंक्लूडेड इन द टर्नओवर ऑफ द सप्लायर जिसने वो सेल करी है. फाइन.
Now point B, aggregate turnover excludes the elements of CGST, SGST, UTGST, IGST and compensation cess, जो कि हमने पढ़ा कि कौन कौन सी चीज़ें एक्सक्लूड करेगा। तो एक्सक्लूड करने में फर्स्ट जो 4 पॉइंट्स थे हमने पढ़ा था CGST, SGST, UTGST, IGST एंड कॉम्पनसेशन सेस, ये सारे जो एलिमेंट्स होंगे इसको हम एक्सक्लूड करेंगे। देन पॉइंट C, एग्रीगेट टर्नओवर टू इंक्लूड टोटल टर्नओवर ऑफ ऑल ब्रांचेस अंडर सेम पैन। अब जो हम टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे उसमें हम जितने भी ब्रांचेस होंगे जो कि सेम पैन के अंडर आ रहे हैं हम उन सबको इंक्लूड करके तब हम अपनी एग्रीगेट टर्नओवर निकालेंगे। फाइन, so there is example, a dealer X has 2 offices, one in Delhi and another in Haryana. In order to determine whether X is liable for registration, turnover of both the offices would be taken into account and only if the same exceeds the applicable threshold limit, X is liable for registration. Fine. सो X जो होगा कब लायबल होगा, जब वो अपना कैलकुलेट करेगा जो दिल्ली की भी ब्रांच है उसको भी और हरियाणा की दोनों को की टर्नओवर को इंक्लूड करेगा और उसके बाद अगर उसकी टर्नओवर एक्सीड कर गई तब वो टैक्सेबल हो जाएगा एंड लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन बन जाएगा। पॉइंट डी, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स, सर्विसेज, एग्जेम्प्टेड गुड्स, सर्विसेज, इंटरस्टेट सप्लाईज, डिस्टिंक्ट पर्सन हैविंग सेम पैन टू बी इंक्लूडेड इन एग्रीगेट टर्नओवर। सो इन लोगों की जो सप्लाई, ये जो सप्लाईज होंगी वो भी इंक्लूड होगी हमारी एग्रीगेट टर्नओवर में। एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। मधुर ऑयल्स पंजाब इज एंगेज्ड इन सप्लाइंग मशीन ऑयल्स एज वेल एज पेट्रोल। फाइन, सो वो क्या क्या सप्लाई कर रहा है, मशीन ऑयल सप्लाई कर रहा है एंड पेट्रोल सप्लाई कर रहा है। नाउ सप्लाई ऑफ पेट्रोल इज नॉट लेविएबल टू GST। फाइन, पेट्रोल जो होगा ये GST से टैक्सेबल ये नहीं होता, बट सप्लाई ऑफ मशीन ऑयल इज टैक्सेबल। सो इन ऑर्डर टू डिटरमाइन वेदर मधुर ऑयल इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, turnover of both non-taxable as well as taxable supplies would be taken into account and if same exceeds the applicable threshold limit, Madhur Oils is liable for registration. So Madhur Oil जो होगा जब वो अपनी एग्रीगेट टर्नओवर निकाल रहा होगा उसको इंक्लूड करने पड़ेगा दोनों के दोनों, जो कि एग्जेम्प्ट सप्लाईज होगा या टैक्सेबल सप्लाईज होगा, सारी की सारी जो उसकी सप्लाईज होंगी चाहे वो कैसी भी हो, चाहे वो एग्जेम्प्ट हो चाहे वो टैक्सेबल हो, उसको वो चीज़ें भी अपनी टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर को कैलकुलेट करते हुए वो इंक्लूड करनी पड़ेंगी। पॉइंट ई, aggregate turnover to include all supplies made by the taxable person whether on his own account or made on behalf of all of the principals. So aggregate turnover to include all supplies, जितनी भी supplies होंगी made by the taxable person whether on his own account or made on behalf of all of his principals. फाइन, एग्जाम्पल हम पढ़ लेते हैं। मोहिनी एंटरप्राइजेज हैज़ अपॉइंटेड मेसार्स बेस्टफोर्ड एंड एसोसिएट्स एज इट्स एजेंट। मेसार्स बेस्टफोर्ड एंड एसोसिएट मेक सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन इट्स ओन अकाउंट एज वेल एज ऑन बिहाफ ऑफ मोहिनी एंटरप्राइजेज। फाइन, जो वो मोहिनी एंटरप्राइजेज के बिहाफ में भी वो अपनी सप्लाई कर रहा है, मेसार्स बेस्टफोर्ड एंड एसोसिएट जो का वो सप्लाई कर रहा है, खुद की भी कर रहा है, ओन अकाउंट में भी मतलब अपनी भी सप्लाई कर रहा है और बिहाफ में मोहिनी एंटरप्राइजेज के बिहाफ में भी वो सप्लाई कर रहा है। सो ऑल द सप्लाईज ऑफ गुड्स मेड बाय मेसार्स बेस्टफोर्ड एंड एसोसिएट्स एज एजेंट, जो कि एजेंट के तौर पे मोहिनी एंटरप्राइजेज के लिए कर रहा है, as well as in own account will be included in the aggregate turnover of Messrs Bestford and Associates. Fine. So अगर कोई पर्सन है जो कि अपनी सप्लाई भी कर रहा है और किसी और के बिहाफ में भी कर रहा है, सो वो दोनों की सप्लाईज जो होंगी वो एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड होगी। So now aggregate turnover versus turnover in a state. The aggregate turnover is different from turnover in a state. The former is used for determining the threshold limit for registration and eligible for compensation scheme. So compensation scheme जो है ये हम chapter 3 में पढ़ेंगे and सो एग्रीगेट टर्नओवर जो हम निकालते हैं वो हम ऑल ओवर बेसिस पे निकालते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा कि जितनी भी जैसे कि अगर कोई मैंने सप्लाई कर रही हूँ मैं दिल्ली में या कोई मैं सप्लाई कर रही हूँ हरियाणा में, तो मुझे
जब मैं एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड कैलकुलेट कर रही हूँ तो मुझे उस केस में सारी की सारी जो सप्लाईज़ मैं कर रही हूँ, मेरा एक सेम पैन के अंडर जितनी भी ब्रांचेस हैं मेरी, उसमें जितनी भी मेरी टैक्सेबल सप्लाईज़ हो रही हैं उन सबको जितनी भी सप्लाईज़ हो रही हैं उनको मैं इंक्लूड करूँगी वाइल कैलकुलेटिंग माई एग्रीगेट टर्नओवर। जबकि टर्नओवर इन अ स्टेट जो होगा, मतलब सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट की टर्नओवर कैलकुलेट करके क्या काम आता है, वो कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए हम लायबल हैं या नहीं हैं, वो उस केस में हम टर्नओवर इन अ स्टेट कैलकुलेट करते हैं। सो वो हम चैप्टर 3 में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद है वैल्यू ऑफ गुड्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क सप्लाइड डिफरेंटली फ्रॉम द प्रीमाइसेस ऑफ द रजिस्टर्ड जॉब वर्कर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन इट्स एग्रीगेट टर्नओवर। सो जो पूरा का पूरा इसमें पैराग्राफ में लिखा है दैट इज़ जो हम ये डायग्राम से समझेंगे। सो नाउ एग्रीगेट अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे तो देयर इज़ अ प्रिंसिपल, देयर इज़ अ रजिस्टर्ड जॉब वर्कर एंड द थर्ड इज़ द बायर। तो इस केस में क्या हो रहा है कि प्रिंसिपल क्या कर रहा है, वो अपने कुछ गुड्स को ट्रांसफ़र कर रहा है, मीन्स सप्लाई कर रहा है रजिस्टर्ड जॉब वर्कर को एंड रजिस्टर्ड फॉर फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। तो फर्दर प्रोसेसिंग के बाद जो जॉब वर्कर है उसने उसको कन्वर्ट कर दिया फिनिश गुड्स में। अब फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के बाद उसने क्या किया, रजिस्टर्ड जॉब वर्कर ने वो फिनिश गुड्स जो है उसको प्रिंसिपल को डायरेक्ट ना भेजकर, कि दो केस हो सकते थे कि जो रजिस्टर्ड जॉब वर्कर है वो प्रिंसिपल को वापस वो सामान भेजता और प्रिंसिपल जो है वो बायर को सप्लाई कर देता। पर इस केस में क्या हो रहा है कि प्रिंसिपल ने जो है रजिस्टर्ड जॉब वर्कर को सप्लाई करी है गुड्स एंड व्हाट द रजिस्टर्ड जॉब वर्कर डिड कि उसने डायरेक्टली जो है सप्लाई कर दिया है बायर को आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क इन द ऑन द सेम, फाइन। तो इस केस में जो एग्रीगेट टर्नओवर में ये सप्लाई जो होगी वो किसकी एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड होगी? क्या ये रजिस्टर्ड जॉब वर्कर के एग्रीगेट सप्लाई में इंक्लूड होगी या प्रिंसिपल की? सो द आंसर इज़ ये एग्रीगेट टर्नओवर जो है, ये जो सप्लाई है ये एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द प्रिंसिपल की में इंक्लूड होगी, फाइन। जैसे कि इस पॉइंट में अगर आप देखें, सप्लाई ऑफ सच गुड्स शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स बाय द प्रिंसिपल एंड द वैल्यू ऑफ सच गुड्स शैल बी इंक्लूडेड इन द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द प्रिंसिपल, फाइन। सो ये पॉइंट था। एंड नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं दैट इज़ एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट। कि अभी हमने पढ़ा था कि कोई भी पर्सन होगा जो कि गुड्स या सर्विसेज को सप्लाई कर रहा है उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। कोई भी पर्सन है अगर किसी उस स्टेट में उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा जिस स्टेट में वो टैक्सेबल सप्लाई, जिस स्टेट से वो टैक्सेबल सप्लाई करवा रहा है। थर्डली, अगर उसकी एग्रीगेट टर्नओवर होगी वो एक स्पेसिफाइड लिमिट को एक्सीड कर जाती है। तो अब थ्रेशोल्ड लिमिट है क्या? अब ये हम पढ़ने वाले हैं कि थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होगी। सो थ्रेशोल्ड लिमिट जो है दैट इज़ द थ्रेशोल्ड लिमिट प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 22 सबसेक्शन 1 इज़ ₹20 लाख, फाइन। सो 20 लाख जो है ये थ्रेशोल्ड लिमिट है। अगर किसी भी स्टेट में अगर किसी टैक्सेबल पर्सन की थ्रेशोल्ड लिमिट जो है एग्रीगेट टर्नओवर वो 20 लाख से एक्सीड कर जाती है किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर में, सो उस पर्सन को जो है रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूर कंपल्सरी होगा अंडर सेक्शन 22 सबसेक्शन 1, फाइन। सो अगला पॉइंट अगर हम देखें कि हाउएवर द लिमिट ऑफ ₹20 लाख विल बी रिड्यूस्ड टू ₹10 लाख इफ़ द पर्सन इज़ कैरिंग आउट बिजनेस इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। अगर कोई पर्सन जो है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स की हम बात करें तो उस केस में ये जो हमारी एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट है, एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट है, दैट इज़ 10 लाख रुपीज़, फाइन। सो द पर्सन कैरिंग आउट द बिजनेस इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। सो व्हाट आर द स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स? कौन कौन से स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हमारे पास हैं? सो बेसिकली देयर आर 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स जो कि आप पढ़ेंगे इन द स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। हाउएवर हम सेक्शन 22 सबसेक्शन 1 के लिए जो हमारी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स होंगी जिसमें 10 लाख का थ्रेशोल्ड लिमिट होगा वो सिर्फ 4 स्टेट्स हैं, दैट इज़ मिज़ोरम, त्रिपुरा, मणिपुर एंड नागालैंड।
सो ये 4 ही स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं किसकी इस सेक्शन 22 सबसेक्शन 1 की अगर हम बात करें। सो वैसे ही देयर आर 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, बट अगर हम सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 22 सबसेक्शन 1 की बात करें तो उस हिसाब से देयर आर ओनली 4 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स दैट आर मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर एंड नागालैंड। मिजोरम, Tripura, Manipur and Nagaland. So these are the 4 special category states as per section 22 subsection 1. So okay, so government is empowered to enhance the threshold limit of rupees 20 lakhs up to rupees 40 lakhs for a supplier engaged exclusively in the supply of goods at the request of state and on the recommendation of the council. So जो government है उसके पास power है कि वो कोई भी थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो थ्रेशोल्ड लिमिट जो 20 लाख की है वो 40 लाख तक बढ़ा सकती है फॉर अ पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर काइंड ऑफ गुड्स के लिए या सप्लाई के लिए, ठीक है, एंड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल. So this subject to such condition and limitation as may be notified. Fine. So further notification number exempts any person who is engaged in exclusively supply of goods. कोई भी पर्सन जो है जो कि engaged है exclusively in the supply of goods के लिए and whose aggregate turnover in the financial year does not exceed rupees 40 lakh from registration requirement. So there are written some exemption to exemption are as follows. So कुछ exemptions हैं जो कि दे रखी हैं for registration. So person required to take compulsory registration under section 24. कुछ जो section 24 के अंडर compulsory पर्सन कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करवाना है उनका एग्जेम्पशन है. पर्सन तो ये लिमिट एग्जेम्पशंस किसके लिए हैं? ये एग्जेम्पशन है कि कौन कौन से लोग हैं, मीन्स कौन कौन से ऐसे सप्लायर्स हैं, ये कौन से ऐसे पर्सनस हैं जिनको ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट जो है अगर वो उनकी 20 लाख से एक्सीड कर जाएगी तब भी नॉट एक्सीड रुपीज़ 40 लाख फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, ठीक है. So उस केस में there are 3 points. Person required to take compulsory registration under section 24 of the CGST Act. B. Person engaged in making supplies of ice cream and other edible oil whether or not containing cocoa, pan masala and other goods of chapter 24 that is tobacco and manufactured tobacco substitutes. So कोई भी जो manufacture कर रहा है engaged है in making supplies of ice cream, edible oil और पान मसाला tobacco products से related है. Then thirdly, person engaged in making intra-state supplies in the states of Arunachal Pradesh, Uttarakhand, Meghalaya, Sikkim, Telangana, Puducherry and special category states as per section 22. Fine. Nagaland and Mizoram, Manipur, Tripura. Interstate supplies of goods are nevertheless liable to compulsory registration and are already covered in exemption A above. Fine. So यहाँ पर एक बबल बना है, इसको अगर हम देखें कि if a person with places of business in different states across India has one branch in a special category state, the threshold limit for GST registration will be reduced to rupees 10 lakhs. तो अब उस केस में जो उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट है वो कम हो जाएगी 10 lakhs पर. मतलब मान लीजिए एक उसकी स्टेट देयर आर डिफरेंट स्टेट्स में है, एक मान लीजिए देयर इज़ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स जो होंगी उनमें स्पेशल कैटेगरी स्टेट मिज़ोरम में है और एक मान लीजिए दिल्ली में है. तो उस केस में जो टर्नओवर होगी वो रिड्यूस होकर 10 lakhs हो जाएगी. सो अगर आप इस टेबल को देखें तो यू विल गेट क्लियर कि क्या थ्रेशोल्ड लिमिट है. सो इन 4 स्टेट्स के लिए दैट इज़ मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा, ये 4 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर अगर गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई हो रही है सो इन दैट केस जो थ्रेशोल्ड लिमिट रहेगी दैट विल बी रुपीज़ 10 लाख. फाइन फॉर बोथ गुड्स एंड सर्विसेज.
बाकी की जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पुडुचेरी, तेलंगाना, इस केस में जो जो भी गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई होगी उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट जो रहेगी दैट विल बी ₹20 lakhs। बाकी की स्टेट्स में और बाकी की रेस्ट जो जितनी भी स्टेट्स बचेंगी और जम्मू एंड कश्मीर, असम एंड हिमाचल प्रदेश, इसमें अगर आप सप्लाई कर रहे हैं ऑफ गुड्स या सर्विसेज की, सो उसमें गुड्स के लिए देयर इज़ डिफरेंट लिमिट एंड सर्विसेज के लिए देयर इज़ डिफरेंट लिमिट। फाइन। सो अगर आप सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए जो लिमिट है दैट इज़ ₹20 lakhs और गुड्स के लिए जो लिमिट है दैट इज़ ₹40 lakhs। फाइन। सो अब हम एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं नीचे, इट विल मेक यू क्लियर अबाउट थ्रेशोल्ड लिमिट। फाइन। पृथ्वीराज ऑफ असम देख लीजिए कहाँ पर है, असम जो है दैट इज़ द थर्ड टेबल में, इज़ एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड इन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ शूज़। इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहा है, शूज़ की कर रहा है। हिज एग्रीगेट टर्नओवर इन द करंट फाइनेंशियल ईयर जो है दैट इज़ 22 lakhs। अब गुड्स के लिए क्या था 40 lakhs। ठीक है, पहले यहाँ तक अगर हम देखें तो अभी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं हुई है, सो 40 lakhs होगी थ्रेशोल्ड लिमिट और इंट्रा स्टेट है और असम है। ठीक है। इन व्यू ऑफ द डिस्कशन इन द अबव पैराज द एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर पृथ्वीराज इज गिवन इन केस इज ₹40 lakh। thus he is not liable to get registered under GST. Fine. If in the above example all other things remaining the same, Prithviraj is exclusively engaged in supply of पान मसाला। So पान मसाला का तो अगर हमने देख लिया तो एक जो एग्जेम्पशन था, ठीक है, पान मसाला इंस्टेड ऑफ शूज़, ही विल नॉट बी एलिजिबल फॉर हायर थ्रेशोल्ड लिमिट। अब ये हायर थ्रेशोल्ड लिमिट के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। वो हमने तीन पढ़े थे हमने एग्जेम्पशंस इस 40 lakhs का थ्रेशोल्ड लिमिट के लिए, तो वो लाइबल नहीं रहेगा। एंड द एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन इन दैट गिवन केस विल बी ₹20 lakh। thus पृथ्वीराज विल बी लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड अंडर GST। If instead of pan masala, Prithviraj is exclusively engaged in supply of taxable services, the applicable threshold limit for registration will be 20 lakhs। अब सर्विसेज की हमने बात की थी तो ये थर्ड टेबल में है एंड थर्ड टेबल में होने के बाद ये सर्विसेज कर रहा है, तो सर्विसेज के लिए जो लिमिट है दैट इज़ ₹20 lakhs एंड गुड्स के लिए इट्स 40 lakhs। सो अभी ये सर्विसेज की बात हो रही है तो सर्विसेज के केस में क्या होगी लिमिट 20 lakhs। Further, if Prithviraj is engaged in supply of both goods and services, the applicable threshold limit for registration will be ₹20 lakhs only. Thus, the Prithviraj will liable to get registered under GST। अगर वो दोनों कर रहा है, गुड्स भी कर रहा है और सर्विसेज भी कर रहा है, तो उस केस में जो लिमिट रहेगी दैट विल बी ₹20 lakhs। सो अगर आप इस टेबल सो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये आप खुद रीड कर लीजिएगा एक बार। नाउ द थर्ड पॉइंट इज पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन इन केस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस ट्रांसफ़र हो रहा है, अब किसी भी केस में वो मान लीजिए ऑन ऑफ सक्सेशन एनी अदर रीज़न ट्रांसफ़र चेंज इन द ओनरशिप ऑफ बिजनेस ड्यू टू द डेथ ऑफ द सोल प्रोप्राइटर to another person as a going concern, the transferee successor is to be registered with effect from the date of such transfer succession। सो जिसके पास भी वो बिज़नेस गया है वो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए लायबल होगा। सो इस सेक्शन में हमने ये सब कुछ पढ़ा है एंड जो सेक्शन 22 है दैट इज़ पर्सनस हु विल बी लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। सो कौन कौन से पर्सन होंगे जो कि रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल होंगे। सो फर्स्ट पॉइंट था कि कोई भी पर्सन जो कि गुड्स या सर्विसेज को सप्लाई कर रहा है वो कोई भी अब किस स्टेट में होगा, उस स्टेट में होगा जिस स्टेट में वो टैक्सेबल सप्लाई मीन्स टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है जो स्टेट से। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ कि अगर उसकी एग्रीगेट टर्नओवर जो है एक स्पेसिफाइड लिमिट से एक्सीड कर गई। उसके बाद हमने पढ़ा कि एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है। अब एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या कुछ चीज़ें एक्सक्लूड हो रही थी और कुछ चीज़ें इंक्लूड हो रही थी, वो पढ़ा हमने। और वो पढ़ने के बाद हमने पढ़ा कि थ्रेशोल्ड लिमिट है कितनी। अब थ्रेशोल्ड लिमिट देयर आर 4 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, उनके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट इज़ 10 लाख और बाकी कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं उनके लिए जो थ्रेशोल्ड लिमिट दैट इज़ 20 lakhs। अब तीसरा कैटेगरी ऑफ टेबल जो हमने देखा था जिसमें क्या था थ्रेशोल्ड लिमिट क्या थी, सर्विसेज के लिए जो लिमिट है दैट इज़ 20 lakhs एंड गुड्स के लिए सर्विसेज जो लिमिट है दैट इज़ 40 lakhs।
ठीक है। और एग्जाम्पशंस पढ़े थे, देयर आर 3 एग्जाम्पशंस है, जिसमें जो थ्रेशोल्ड लिमिट है 40 लाख की, वो हम वो नहीं मानी जाएगी, जिसमें से हमने पढ़ा था पान मसाला वाला केस, जो हमने जो 3 पॉइंट्स पढ़े थे वो सारे। ये सारा चीज़ें थी सेक्शन 22 में। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे अगली वीडियो में। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू जिनको भी ये मतलब जिसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट हो सकती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।